आपकी जीवन संगिनी ने कभी ये कहा कि वो भी साइकिलिंग में आपका साथ देना चाहती है? हाँ, अब वो उन्हें भी लगने लगा क्योंकि हमारे साथ में अभी एक जन थे, उनने ईस्ट टू वेस्ट किया था, नॉर्थ से साउथ किया था, मतलब साइकिलिंग से तो वो उनके दो बेटे बेटियां बाहर हैं, काफी रिच पर्सन थे वो, वेस्वर्णी जी थी। तो उनको देख के हमारी मैसेज को लगा कि यार मैं भी अब आपके साथ साइकिलिंग करूंगी। ये थोड़ा सा आने वाले प्रोजेक्ट में हाँ साथ में देखी जा सकती है। वो हमारे साथ मॉर्निंग वॉक पे जाएंगे, बहुत वॉक करेंगे, मैं रनिंग करूंगा, वो थोड़ा वो भी उठने लगी है। शनि में भी पूरा सोशल वर्क में भी पूरा मेरा हाथ बटाती हैं, जो भी हमारे क्या वो खुद लायंस क्लब की वो सेक्रेटरी हैं यहाँ पर मेन में, तो उनको भी सोशल वर्क का भी बहुत लगने लगा है मेरी तरह से, और स्पोर्ट्स का भी जो भी कार्यक्रम मेरे ऑर्गेनाइज होते हैं पूरा वो हाथ पे संगत का साथ। नमस्कार, बंजारा बीट्स में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूँ ज्योति प्रकाश खरे। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात करा रहे हैं जो मेडिकल साइंस यानी कि डॉक्टर भी हैं, और इसके साथ साथ उनको एक ऐसा अलौकिक शौक है उनका जो इंटरव्यू के दौरान ही हम आपको बताएंगे। चलिए मिलते हैं डॉक्टर आदित्य साहू जी से। नमस्कार साहू जी। नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार साहू जी, जैसा कि हमने उल्लेख किया कि आपका जो प्रोफेशन है और आपका जो शौक है वो बिल्कुल 36 का आंकड़ा जैसा है, वो तो मैं पूछूंगा ही। आप मुझे अपना छोटा सा परिचय दीजिए। मैं आदित्य साहू, मैं नेत्र परीक्षण अधिकारी हूँ जिला चिकित्सालय झांसी में, और 2006 से मेरी यहाँ पर नियुक्ति है जिला चिकित्सालय। तो कहाँ के रहने वाले हैं आप? रहने वाले हम हमीरपुर के हैं, जो थोड़ा सा इंटीरियर है झांसी, वैसे तो डिस्ट्रिक्ट है मगर थोड़ा इंटीरियर पड़ता है। मेरे फादर यहाँ डीएम के ओएसडी थे, अब हम लोग झांसी ही निवास करते हैं। क्या नाम है आपके पिताजी? पापा मेरे हैं श्री रमेश चंद्र साहू। वर्तमान में सेवानिवृत्त? हाँ, वर्तमान में सेवानिवृत्त हो गए, डीएम के ओएसडी रहते। मेरी मदर भी यहीं पर ही जिला विकास कार्यालय में जॉब करती थी। उनका क्या नाम है? श्रीमती राजेश्वरी शाह। कामकाजी लोगों के दरमियान आपका पूरा जीवन गुजरा। आपकी एजुकेशन कहाँ हुई? मैंने जीआईसी झांसी से मैंने 12th किया, फिर मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी से मैंने बीएससी किया हुआ था, फिर मेरा सिलेक्शन हो गया, फिर अलीगढ़ से जेएम से मैंने डीआर ऑप्ट किया, सीसीएलटी किया, फिर मेरी पोस्टिंग हो गई उत्तराखंड में दुबट्टा एक जगह है पौड़ी गढ़वाल में, वहाँ मैं फिर मेरी पोस्टिंग हुई, और 2006 से मैं फिर वहाँ से ट्रांसफ़र होकर ईश्वर की कृपा से मैं अपने घर आया झांसी, और मेरी मौरानी पर पोस्टिंग रही। मौरानी सुपुर में 6 महीने रहा, फिर मैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल झांसी में आ गया। तब से मैं निरंतर यही पर। डॉक्टर साहब, आपका पारिवारिक पक्ष भी हम जान लें, हमारे दर्शकों को बताइए कि कौन कौन है आपके परिवार में? मेरी पत्नी है श्रीमती नीतू साहू, वो एक अध्यापिका है, MBA किया हुआ है उनने, मगर उन्हें अध्यापिका का प्रोफेशन उन्हें चुना, गवर्नमेंट में पोस्टिंग है, जूनियर स्कूल है, उसी की इंचार्ज हैं वो। और मेरे 2 बेटे हैं, बड़ा बेटा है मेरा ईशान साहू, वो 12th करके फिजियोथेरेपी का कर चुका है, और ऑर्थोपेडिक चश्मे का काम किया है उसने, ऑर्थोपेडिक्स का, और फिजियोथेरेपी का इस समय वो बीपीटी कर रहा है। और छोटा बेटा है वो 9th क्लास। आपका जो बड़ा बेटा है आपने बताया वो ऑप्टिशियन जैसा है, तो उसकी कोई दुकान भी है? हाँ, उसका उल्लेख कीजिए। उसी की एक दुकान है, RR नेत्र परीक्षण केंद्र के नाम से, चश्मे की एक ऑप्टिकल शॉप है। और ये कहाँ पे है ये राजघाट तिराहा सीपी बाजार में जो है आवास विकास में, उसी के वहीं पे चौराहे पर ही स्थित है उसकी दुकान। अच्छा, उसकी देखभाल वही करते हैं? हाँ, उसकी देखभाल उसी करते हैं। शाम को मैं भी 2 घंटे बैठता हूँ, तो मेरे मिलने वाले भी वही लोग आते हैं, और वहीं अपना मेरा एक सर्किल भी रहता है, और थोड़ी बहुत अपनी उन्हें स्वास्थ्य सेवा करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका महत्वपूर्ण जो शौक जो मुझे आप तक खींच के ले आया, उसके बारे में बताइए। आपने मतलब बातचीत में बताया कि आप साइकिलिंग से जुड़े हुए हैं वर्षों से, तो अब तक आपने कौन कौन सी यात्राएं की वो तो बताइएगा ही, इसके साथ साथ आप हमारे दर्शकों को बताइएगा इसका आपको प्रेरणा कहाँ से मिली, क्या ज़रूरी थी ऐसी स्थिति बनना कि आप साइकिलिंग की तरफ इतनी ज़्यादा आकर्षित हुए? मैं जब यहाँ मौरानीपुर आया तो मैं पहाड़ से आया था, पहाड़ पे तो ज़्यादा कोई काम पेशेंट रहते नहीं, यहाँ मैं आकर बहुत ज़्यादा व्यस्त हो गया। एक पैसे की भी छूट ज़्यादा लगे जरूरत है, क्योंकि काफ़ी समय निकल गया था। मैंने 2 ऑप्टिकल शॉप खोल डाली मैंने, एक झांसी में खोली है, एक मौरानीपुर में खोली, तो उसका बर्डन भी रहता था, और पेशेंट का अब मेरी समझ भी नहीं आता था कौन पेशेंट कहाँ से फ़ोन कर रहा है, किसको क्या प्रॉब्लम है। मैं मौरानीपुर भी अटैचमेंट था मेरा, और जिला चिकित्सालय झांसी भी था, और मेडिकल कॉलेज भी था, 3 जगह में देख रहा था, बटे थे। मेरा उसी समय मुझे ब्लड प्रेशर की शिकायत भी हो गई, तो मैंने कुछ नहीं, मैंने कहा नॉर्मल है बीपी,
चलो भाई ठीक है, दवा खाना शुरू करते हैं। मैंने 2 साल तक पहले शाम के शाम दवा लेता था। इसके बाद फिर मैंने तब भी उससे काम नहीं हुआ तो मैंने 2 टाइम लेना शुरू कर दिया, सुबह शाम खाने लगा। ब्लड प्रेशर पर 2 साल कंटिन्यू खाता रहा। फिर एक दिन मैं 2 साल हो गए मुझको, एक दिन ऐसे ही मैं पीएससी पे बैठा था मुरानीपुर में, देखा पेशेंट नहीं थे मेरे पास में, सब लोग अपना अपना शुगर चेक करा रहे थे। मैंने कहा मेरा भी कर दो। मैंने जब उसमें मशीन में देखा गया तो मेरा 220 निकला। अरे मैंने कहा मुझे तो हो ही नहीं सकता शुगर, मैं तो पहाड़ पे रहा हूँ। फिर मैंने कहा शाम को, जबकि मेरा पैथोलॉजी भी खुली हुई थी मेरे पास में, मैंने अपनी पैथोलॉजी पे चेक कराया तो देखा 230। और ये मैंने कहा कुछ तो गड़बड़ है। तब भी मुझे विश्वास नहीं हुआ कि मैं डायबिटिक हो सकता हूँ। मैंने 3 दिन अपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कराया, मैनुअली कराया तो निकला 210 निकला। मैंने कहा अब मैं बड़ा दुखी हो गया कि मैं यार डायबिटिक हो गया हूँ। सुनिश्चित हो गया कि यार मैं हो गया हूँ। एक तो बीपी पहले से था, 1-2 लोगों से बात हुई अपने साथी डॉक्टर से, उन्होंने कहा कोई टेंशन की बात नहीं, शुगर की दवा लो। मैंने कहा यार एक ही तो मुझे शौक है, सिर्फ एक शौक है मुझे मीठा खाना। अच्छा। कोई शौक है ना नॉन वेज खाता हूँ मैं, ना वाइन लेता हूँ, सिर्फ मुझे दिन में 3 बार मीठा तो चाहिए ब्रेकफास्ट के बाद में। और मैंने कहा यही बंद हो जाएगी तो मेरी लाइफ ही खत्म हो जाएगी। फिर मैंने आज उस दिन मैं यहाँ अपनी शॉप से मैं फिर शाम तक तो पैदल गया सीपी बाजार तक, 1.5 किलोमीटर की मैंने पैदल थोड़ा वॉक किया था। और दूसरे दिन मैंने फिर वापस लौट के आया। शुगर तो बंद कर, मीठा तो बिल्कुल बंद ही कर दिया था मैंने, चाय भी बंद कर दी, दुखी रहने लगा, में बड़ा निराशा फील होने लगी। इसके बाद में फिर तीसरे दिन मैं पार्क में गया, 2 चक्कर वहाँ लगाए मैंने। तीसरे दिन फिर मैंने चक्कर लगाए, 4 दिन लगाए। फिर देखा एक हमारे मंसूरी जी आते थे, वो एक ने बताया देखो ये 60 साल के हैं, ये दौड़ते हैं। मैं भी 45 साल का हो गया था। मैंने कहा जब ये 60 साल का व्यक्ति दौड़ सकता है तो मैं क्यों नहीं दौड़ सकता हूँ। मैंने उस दिन 100 मीटर दौड़ा किसी तरीके से। दूसरे दिन फिर मैंने 200 मीटर दौड़ा। मैं बढ़ाते बढ़ते मेरे राउंड बढ़ने लगे। फिर मैंने देखा, मैंने एक छोटी सी 5 किलोमीटर की यहाँ पे कंपटीशन हुआ तभी मैंने उसमें दौड़ लगा, उसमें हाँ वो क्रॉस कंट्री 5 किलोमीटर का वो मैंने किया। बड़ा अच्छा, मुझे एक छोटा सा सांत्वना पुरस्कार मिला। मुझे कहा मैं तो दौड़ने लगा, मैंने कहा हो गया। मैं एक दिन बैठा हुआ था हॉस्पिटल में, तो हमारे यहाँ फिटनेस सर्टिफिकेट किसी को बनवाना हो तो हमारे यहाँ ही आना पड़ता है। तो उस फिटनेस सर्टिफिकेट आई की रिपोर्ट लगती तो मैं ही लगाता हूँ। तो 2 लोग आए मेरे पास, बोले ये फिटनेस तुमने क्या के लिए? बोले हम ट्रैकिंग पे जा रहे हैं। मैंने कहा ट्रैकिंग क्यों? कह रहे हाँ कैसे होती? बोले YHI एक संस्था है वो ट्रैकिंग कराती है और उसमें हम लोगों का नॉमिनेशन कर रही है फिटनेस। मैंने कहा मुझे भी ले चलो। तो उन लोगों ने, वो वीरेन जी और महेश जी मेरे पास मेरे मित्र हैं, तो वो लोगों ने कहा ठीक है। उन लोगों ने मेरी पूरी व्यवस्था कर दी, पूरा मेरा जो ट्रैक सेट और पूरा जितना जो पहाड़ का ट्रैकिंग का सामान होता है सारा सब कुछ वही लेके आए मेरे लिए। उनने मेरा बड़ा सहयोग किया। इसके बाद में मैं ट्रैकिंग पे गया, ट्रैकिंग करके आया। पहली ट्रैकिंग की मैंने डहलौजी से चंबा, पहली ट्रैकिंग मैंने 3 दिन की थी जंगल के रास्ते। जंगल नहीं सर, वो ट्रैकिंग थी मेरी, पैदल वॉक था जंगल के रास्ते, पगडंडी में चलते हुए फॉरेस्ट के बीच से जाना था पहाड़ों में। फिर मैं ट्रैकिंग पे गया तो मुझे कर तो आया, कप टप था, काफी ऊंची चढ़ाई थी, स्नोफॉल हो रहा था, जंगल था, मुझे मजा नहीं आया ज्यादा। तो हमारे वीरेन जी साइकिलिंग करते हैं क्योंकि, तो मैंने कहा उसमें ट्रैकिंग में तो मजा नहीं आया मुझे यार, उसमें पैदल ही चल रहा है तो मैं तो यहीं चल लूंगा पैदल। पहाड़ों में जंगल है तो मुझे कुछ दिखा नहीं, और पेड़ पौधे वो पेड़ थे, मुझे ज्यादा नेचर मुझे अच्छा तो लगता है, मगर ज्यादा एक ही लाइन में चले जाओ बस, केवल रिस्ट्रिक्शन ज्यादा थे, कुछ डिफरेंट नहीं था। तो डिफरेंट, और एरिया भी कम कवर हो रहा था। तो बोले हम साइकिलिंग करते हैं, वीरेन जी बोले आप साइकिलिंग में करिएगा। तो हम इसके बाद में हाँ 14 में फिर मैंने 2014 में मैंने फिर साइकिलिंग की थी हमने, वीरेन जी ने और एक माथुर साहब थे, प्रिंसिपल साहब थे। तो लेह से की थी हमने, कोटला टॉप की थी, जो श्रीनगर हाईवे पे 13,000 फीट पे हाईएस्ट पॉइंट है, लेह श्रीनगर हाईवे पर। तो उसको हम करके आए थे, 6 दिन का था, बढ़िया रहा। उसमें मुझे बड़ा अच्छा लगा कि साइकिलिंग इज द बेस्ट, ज़्यादा एरिया कवर होता है और हम ज़्यादा चीज़ें एक बार में देख लेते हैं। और सुबह से 4-5 बजे से लेके और सुबह 8 बजे से लेके शाम को 4 बजे तक एक काम से साइकिल ही चलाना रहता था, बढ़िया वो हुआ। फिर इसके बाद में ये हुआ कि अब तो फिटनेस अच्छी हो गई है, 2-3 महीने मैराथन भी यहाँ पे दौड़ ली, 10 किलोमीटर की दौड़ने लगा मैं फिटनेस। फिर मैंने एक चैलेंजिंग पॉइंट और आया, मैंने देखा कि यार मैंने कहा शुगर की मैंने तो नॉर्मल होने लगी, मैंने कहा बहुत अच्छा है। हमने मीठा थोड़ा थोड़ा खाना शुरू कर दिया था। आपकी इच्छा पूरी? हाँ, मुझे बहुत बड़ा अच्छा लगने लगा, मगर दवा नहीं ली थी मैंने। फिर मैंने बीपी की दवा भी मैंने क्या बताऊँ धीरे धीरे मैंने कम करनी शुरू कर दी थी, मेरा बीपी भी गायब हो गया, मुझे कोई बीपी की दवा नहीं लेनी पड़ती है।
पर अब मैं बिल्कुल खुल के अपनी लाइफ को जीने लगा, जिंदगी में आ गए, बिल्कुल बड़ा आनंद से जीने लगा। फिर ये हुआ कि यार इस समय फिर ये खारडुंगला एक मनाली से सॉरी शिमला से वहाँ से लद्दाख जो होती है साइकिलिंग होती है, वो इस समय इंडिया की सबसे बड़ी मानी जाती है। तो उसमें खारडुंगला जो पॉइंट है, जो उस समय अब तो दूसरे नंबर पे आ गया, तब वो 18,300 रोड सबसे ऊंचा रोड वही था, दूसरे नंबर पे टांग लगला था। तो मैंने उसको साइकिलिंग हमने शुरू की, हम लोगों ने कहा उसको कर लें तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा, एक रिकॉर्ड भी बनता है, रिकॉर्ड बन जाएगा। तो वो 150 सीटें रहती हैं उसमें, तो इंडिया भर से लोग इकट्ठे होते हैं, पूरे फॉरनर्स भी रहते हैं। उसको मैंने फिर पहली बार खारडुंगला वाली साइड को पूरा कंप्लीट किया। फिर 2023 में नया पास बन गया उमलिंगला, वो है 19,000 जो वर्ल्ड इस समय, हाँ इस सब इसी मोदी जी ने 2 साल पहले उसको का उद्घाटन किया था, 19,024 फीट पे। तो हम वीरेंद्र जी बोले यार उसकी यार चलते हैं, तो हमारे वीरेंद्र भाई बोले कि नहीं यार अगले साल करेंगे, इस साल तैयारी कर लेते हैं। तो हमने कहा अगले साल तो हम लोग और बूढ़े हो जाएंगे। पता चला कि नहीं कर पाए तब तो, कि हाइट ज्यादा है, जितना जल्दी हो सके उसको करते हैं। फिर हम लोग प्रैक्टिस शुरू किए, हम लोग 2.5 घंटे में यदि हम झांसी से दतिया दर्शन करके आ जाएंगे साइकिल से तो हम लोग फिट हो जाएंगे वहाँ के लिए। टेस्टिंग राइड, हाँ तो हम लोग की टेस्टिंग में यहाँ तो पहाड़ तो ज़्यादा ऊंचाई पे है नहीं है कि भाई साइकिल चढ़ा के आप देख सकें अपनी बॉडी को फिट। तो उसको हम लोगों ने 2.5 घंटे की प्रैक्टिस शुरू की, और फिर हम लोग गए और लास्ट ईयर 2024 में उसको हम फिर करके आ गए, पूरा वो किया। आज उसको ले करने के बाद अब ये लगता है, जब कोई बात चलती है कि आप कहीं ले गए, मैंने कहा ले तो हमने साइकिल से बहुत घूमा है, तो लोग हादसे तो पड़ जाते हैं कि ले साइकिल, तो हमने कहा जो आपके वर्ल्ड के सबसे ऊंचे पॉइंट है वो मैंने जो मोटरेबल पास है वो हमने साइकिल से ही क्रॉस की है। तो यहाँ जैसे आपने साइकिलिंग की, तो आपको इस तरह के जब साइकिलिंग का आपने प्रोग्रामिंग बनाई तो बहुत सारे अवरोध भी आए होंगे डॉक्टर साहब? अवरोध तो सुन के आप हंसेंगे कि सबसे पहला अवरोध तो हमारे घर से ही शुरू हुआ। जब मैं पहली ट्रैकिंग साइकिलिंग करके आया तो ठीक था। अच्छा, आपकी जीवन शैली? हाँ, तो हमारे फादर बोले, हमारे जो दोनों फ्रेंड्स हैं वो बैचलर हैं, तो हमारे पापा बोले जब वो आए तो उनसे कह दिया, कुछ ऐसा कहा कि उनने आना ही बंद कर दिया मेरे दोनों साइकिल फ्रेंड ने। तो उनने बताया ही नहीं। मैंने कहा पहले आप लोग हर संडे हम लोग बैठते हैं, मीटिंग करते हैं, अगली फ्यूचर यादें करते हैं, क्या तैयारी करते हैं। तो बोले कि यार वो आ नहीं रहे। उन्होंने बहुत पूछने में एक ने बताया कि आपके पापा ने हमसे ऐसा कहा कि आपका तो कोई नहीं है, इसका क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो। ये क्योंकि 1-1 महीने के लिए साइकिलिंग के लिए चले जाते हैं, लद्दाख जाओ तो 14 दिन की साइकिलिंग रहती है, तो 20-25 दिन, और पैसा भी काफी खर्च होता है, फ्लाइट का आने जाना, और पूरी जो काम होते हैं वो भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, सारा वो प्रायोजित रहता है। हाँ, तो पूरा इस तरह से सारा वो पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। और छुट्टियां भी लिमिटेड ही मिलती हैं हम लोगों को, 14 साल में CL मिलती हैं और EL मिलती है 1 महीने की, मतलब नौकरी की। तो वो छुट्टियां जो परिवार के साथ हमने आगे घूमने जा सकते थे वो हम इसमें कंज्यूम कर देते हैं। इसीलिए आपके पिताजी ने उल्लेख किया होगा, भैया इनको तो बख्श दो। हाँ, नहीं खैर उनको समझ में आया, फादर को, हमारे फादर को और मिसेज को। फादर तो हमारे बेचारे बहुत अच्छे, उन्हें कम, हमारी मिसेज ने उनसे कहलवाया था कि अब हालात ये है कि हमें सब बहुत, उन्होंने देखा कि आगे तो बड़ा अच्छा है, इनका बड़ा नाम होता है। अच्छा, उसी वजह से थोड़ा सा उनको भी थोड़ा सा हुआ, तो अब उनका आशीर्वाद हमारे हमेशा साथ रहता है। पहली ट्रैकिंग में जब आपका प्रोफाइल बढ़ता है तो घर वालों को भी अच्छा लगता है। हाँ, अब उनको बहुत अच्छा लगता है। आप तो खुद ही कहते हैं कि बच्चे को भी लेके जाओ, इनको भी तैयार करो, इन्हें भी इस तरह से करो कि ये भी कुछ करें, सुबह उठें, साइकिलिंग करें, ट्रैकिंग करें। तो अभी आपकी जीवन संगनी अब आपको मतलब बराबर अनुमति देती है? हाँ, अरे पूरा। और अब तो हमारे वो हर उसमें, अब तो जैसे यहाँ हमारी साइकिलिंग खत्म होती है, तो जैसे खारडुंगला वाली खत्म हुई तो वो भी आ जाती हैं, पर वो भी हमारे साथ में घूमती हैं। अच्छा, अब मैंने उसको भी मैनेज करना सीख लिया है, तो सब बहुत खुश रहते हैं। और बेटा तो हमारा कहता है, छोटा वाला, पापा एवरेस्ट पे चढ़ो। हमें कहते हैं बेटा एवरेस्ट पे 56 साल की उम्र तो मुश्किल है चढ़ पाना, मगर देखेंगे। नहीं, ठान लेंगे तो क्यों नहीं कर पाएंगे, कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब, आपकी यात्रा में आपके परिवार, आपके मित्रों का तो सहयोग है ही, आपके साथ और कौन आपको परोक्ष सहायता या सहयोग करता है?
हमारे हॉस्पिटल क्लब के डॉक्टर्स आप मुझे बहुत ज़्यादा सहयोग देते हैं, क्योंकि हमारी छुट्टी की बड़ी समस्या आती है, फिर भी वो हमारा काम इतने संभाल लेते हैं और उसका उनका भी बहुत मैं ऋणी हूँ, धन्यवाद देता हूँ। तो मुझे पूरा सहयोग देते हैं मेरे काम में। डॉक्टर साहब, बातचीत में आपने बताया था कि आपकी यात्रा के दौरान एक बार आपको कुछ अटपटी सी अनुभूति हुई और उसमें आप खुद से बात कर रहे थे। उस वाकया को हमारे दर्शकों के साथ संक्षिप्त में शेयर करें। जब मैं खारदुंगला जा रहा था तो नकीला टॉप पर जब चढ़ने लगा, जब सरचू प्लेन एक जगह है, सरचू प्लेन से जब आप चढ़ते हैं नकीला टॉप के लिए तो गट्टा लूप एक जगह है, उसमें 22 लूप पड़ते हैं। उनको मैं चढ़ते हुए जब जा रहा था तो लद्दाख में बारिश नहीं होती है, स्नोफॉल होता है, नीचे एरिया में थोड़ी सी बारिश होती है। तो मैं जब चल रहा था तो एकाएक बारिश शुरू हो गई वहाँ पर। जब तक मैं अपने रेनकोट और सब निकाल के पहनता तब तक मैं पूरा भीग चुका था। और लद्दाख में और पहाड़ पे आपको भीगना एक अनजान जगह पे बहुत बड़ी समस्या थी कि आप पूरे भीगे खड़े हो, चारों तरफ बर्फ। अब आपके पास ना वहाँ आग जलाने का साधन, ना कुछ भी साधन नहीं था, तो आपके कोई नहीं था उस समय मेरे पास में। सारे लोग या तो बहुत आगे चले गए थे या पीछे थे, मैं बीच में छूट गया था। मैं पूरा भीगा हुआ था, ठंडक से कांप रहा था, समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, शेल्टर मुझे कहीं नहीं मिल रहा था। तब फिर मेरे दिमाग में यही आया कि एक काम है, भीगे हुए हैं तो कोई बात नहीं, आपको बॉडी को गर्म रखना है तो आपको सिर्फ साइकिल चलानी है। तो मैंने साइकिल चलाना शुरू किया और उसमें चलाते चलाते मैं टंगलांगला टॉप पर मैं सबसे पहले पहुंचा। जब मैं वहां पर पहुंचा, टॉप पर पहुंचा तो मैं पूरा भीगा हुआ था, मतलब था, मगर मुझे फिर ये आंसू आने लगे बर्फ के बीच में देख के अपने आप को कि यार मैं यहाँ आया क्यों। मैं भीगा हूँ, कुछ हो जाए, मुझे आंसू भी थे, खुशी भी थी, मैं समझ नहीं पा रहा। तो वो मेरे पास कैसा टर्न है मेरे पास, उसको मैंने शायद रिकॉर्ड भी किया है, कहीं संभाल के रखा हुआ है, आगे कभी मैं खुद ही देखूं उसको, शायद में दोबारा नहीं देखा मैंने कि यार मैंने बस यही लगा था एक बार कि मैं क्यों आया। फिर दिल ने जवाब दिया कि नहीं देखो, तुम्हें इसी से तुम बीमारी से डायबिटीज ठीक हुए और बीपी भी ठीक हुए, अच्छा है तुम आए तो कम से कम लोगों को भी थोड़ा सा इससे प्रेरणा मिलेगी। तो ये मेरा एक अजीब सा पॉइंट था, अजीब सा अनुभव था, अगर कहा जाए जिंदगी का एक अदृश्य टर्निंग पॉइंट। हाँ, कि मैं पहाड़ पे टॉप पर अकेला खड़ा हूँ, स्नोफॉल हो रहा है, भीगा हुआ भी हूँ, कि ठंड भी बहुत तेज लगने बंद हो गई थी वहां पर आके, क्योंकि बॉडी गर्म हो गई थी तो कपड़े थोड़ा ठीक हो गए थे, नहीं तो पूरा मैं तो ठंडा ही चुका था, ठंडे कपड़े वहां पर। तो एक बड़ा एक अजीब सा था अनुभव। उस पल में आपने अपने परिवार को याद किया? मैंने सबको याद किया मैंने अपने मित्रों को भी याद किया कि यार मैं यहाँ पर अकेला क्यों आया। सारे साथी नीचे, मैं उसकी उस भीगने से ही शायद मुझे और एनर्जी मिली, मैं सबसे जल्दी आगे पहुंच गया। लोग तो छुप गए थे इधर सेंटर कहीं पे नहीं दिख रहे थे, मैं सबसे जल्दी पहुंच गया वहां पर। अपने आप कहते नहीं है कि मजबूरी भी कभी कभी या शायद उसको किस शब्दों में कहूँ, मेरी खुद समझ नहीं आ रहा। ये कहा जा सकता है कि कई बार परोक्ष रूप से ईश्वर भी मदद, हाँ, ईश्वर ने पूरी मदद की कि मैंने पूरी हमेशा जितनी भी यात्राएं नहीं, मैंने हमेशा मेरी पूरी हुई, कभी बीच में छूटी नहीं। जबकि कई लोग तो बीच में ही छोड़ देते हैं, मेरे कई साथियों ने बीच में छोड़ा था, मगर मेरा था कि अच्छा है यहाँ। बहुत बहुत बधाइयाँ डॉक्टर साहब। इसके अलावा आपके और ऐसे कौन से शौक हैं जो दुनिया को बिल्कुल भी नहीं पता? ये तो शौक क्या, ये तो आपका जुनून है, ये जुनून है और ये आपको डायबिटीज की वजह से प्रेरणा मिली है। हाँ, ये इसका श्रेय मैंने जो साइकिलिंग का और जो स्पोर्ट्स का शौक आया, पहले तो नहीं था मुझे, मगर ये मेरा डायबिटीज, यदि मैं शायद मैं डायबिटिक नहीं होता तो शायद मैं इस काम में नहीं आता, ऐसे तो सही बात है। अब और किस तरीके के शौक हैं आपके जो आपको लेखनी बनाते हैं? मैंने जो किया, अपने को सुधार लिया है, मैं चाहता हूँ मेरा समाज भी वैसे ही करे। तो मैंने 2 एसोसिएशन बना रखी हैं, एक बुंदेलखंड साइकिल और स्पोर्ट्स एसोसिएशन बना रखी है, उसमें लोगों को जोड़ा, इवेंट भी कराता हूँ मैं। अभी कई दौड़ भी करवाई हैं, बच्चों की करवाता हूँ कि जिससे बच्चों को भी इस तरह से अवेयरनेस आए कि देखो जो हमारे साथी लोग हैं जो कहते हैं दवा खा लो, शुगर है, बीपी है, दवा कर ले लो भाई, बढ़िया है, तो उनको भी थोड़ा सा है कि नहीं साहब, दवा ही नहीं है, आप प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, आप इसको भी ठीक कर सकते हैं और आप स्वस्थ रहें। आप डॉक्टर साहब, आपके अपने अगर आने वाले प्रोजेक्ट्स क्या हैं? क्योंकि आपने बहुत सारी यात्राएं की हैं जो बड़ी अलौकिक और अदम्य वाली रही हैं। अब और नया क्या करना चाहते हैं, माना कि अब 56 साल के हैं? अब
करने का जज्बा तो अभी भी मैं मैराथन दौड़ता हूँ। अभी मैं पिछले महीने ही एक 10 किलोमीटर की फिर दलदल बाइक दौड़ के आया हूँ। अपनी प्रैक्टिस तो करते तो हूँ, बस मेरा ये है कि जब मैं करता हूँ तो लोग मुझे देखते हैं और वो भी जागरूक होते हैं कि मुझे भी कुछ करना है, प्रेरणा लेते हैं। मैं समाज के लिए भी और करता रहता हूँ। अभी मैंने बच्चों का एक बहुत बड़ा सम्मान समारोह कराया, जो मेधावी बच्चे हैं हर फील्ड के उनको बुलाया, जो अच्छे लोग हैं, मेधावी लोग हैं, जो समाज के लिए करते हैं, मैं उनको भी सम्मान समारोह आयोजित करता हूँ। और सोशल वर्क में बहुत ज़्यादा है और मैं काफ़ी टाइम सोशल वर्क में भी देता हूँ। ये सब मेरा मतलब कुछ और यात्राएं तो मेरी लगी रहती हैं। अगले महीने अभी मैं फिर जा रहा हूँ 10 काठगोदाम से आगे फिर ट्रैकिंग शुरू करनी है लोगों को भी। अपने उसी मित्र मंडली हाँ, वो मेरी मित्र मंडली वही है, वाईचाई की है। हम 4 लोग हैं और वही 4 लोग ही चारों के नाम का उल्लेख कीजिए। हमारे एक हमारे वीरेंद्र जी हैं, एक महन जी हैं और एक हमारे विवेक जी हैं जो रेलवे में CTI हैं। महन जी हमारे एक सोशल वर्कर हैं, मगर पूरा अपना इस तरह से हम लोग 4 लोग एक टीम है पूरी। सभी लोग वर्किंग में हैं। हाँ, सभी वर्किंग अपने इस शौक के लिए समय सब निकालते हैं, मगर हमारे साथ जितने लोग हैं सब अपने आप को बड़ा गोपनीय रखते हैं, किसी को बताते नहीं है। ऐसा क्यों है सर? क्योंकि ये जो काम आप लोग कर रहे हो ये दूसरों को प्रेरणा देता है और लेखनीय भी है और अद्भुत है। वो सोचते हैं लोग ऐसा कि यार ये प्रचार के लिए कर रहे हैं, ऐसा कुछ दिखाना चाहते हैं, तो उनका क्योंकि सभी मेच्योर हैं, अपने अपने वर्क में लगे हैं, तो एक शौक है और लोगों को बस जो हमारे जो टच में लोग हैं वो लोग जानते हैं। और मेरे बारे में ज़्यादा लोग जानने लगे क्योंकि मैं जिला अस्पताल में बैठा हूँ और मैं डायबिटीज से फिर इसमें चेंज हुआ मेरा, तो मैं लोगों को जागरूक ज़्यादा ही करता रहता हूँ। और दूसरा ये भी है कि आप सोशल विंग में भी खुल के बैठते हैं, बात करते हैं, तो मुख्यतः किस तरह की संस्थाओं में आप जुड़े हुए हैं? मेरी सामाजिक संदेश मेरा समाज है जो यहाँ का झांसी का सबसे बड़ा समाज है, मैं उसका भी वरिष्ठ उपाध्यक्ष था। और अब मेरी माँ कर्मा समण संपत्ति समिति है, उसका मैं संरक्षक हूँ, जो सोशल वर्क करती रहती है। पूरा यात्राएं निकलवाना, बच्चों के आई कैंप लगवाना, स्वास्थ्य कैंप लगवाना और बच्चों को पढ़ाई के लिए थोड़ा सा जागरूक करना, उसी तरह के कई वर्क हम लोग क्या होते रहते हैं। डॉक्टर साहब, अगर आपसे 2 ख्वाहिशें जानने की बात हो, क्या आने वाले कल में क्या नया करना चाहते हैं 2 ख्वाहिशों के रूप में, इसके बारे में? मेरा बस एक ख्वाहिश तो यही है कि लोग जो पेशेंट हैं दवा ना लें और मेरी तरह से वो भी अपना स्वस्थ होने की कोशिश करें। ये नहीं है शारीरिक सुख, यही यदि आपका शरीर स्वस्थ है तो सारे सुख आपके पास में है। दूसरा हमारा समाज है वो थोड़ा सा अच्छा करे, क्योंकि मेरा जो साउथ समाज ही है तो वो थोड़ा पिछड़ा समाज माना जाता है, बैकवर्ड से और थोड़ा सा पिछले, या तो बिजनेस में लगे हुए हैं अपने अपने, तो थोड़ा सा मोटी बिजनेस करके अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाएं और स्पोर्ट्स में ज़्यादा लेके आएं, क्योंकि स्पोर्ट्स जब आप करेंगे तभी आप। और हमारा ज़्यादातर क्या होता है कि लोग अपने बच्चों को खेलने नहीं देते, बेटा पढ़ ले डॉक्टर बन जा, इंजीनियर बन जा। नहीं, पढ़ने का नहीं, उसको ये कहिए कि नहीं वो खेलना बहुत जरूरी है और स्पोर्ट्स के लिए अपना जरूर करे। दूसरा, मैं नेत्र परीक्षण अधिकारी हूँ, तो नेत्र ही मेरा मेन है, तो बच्चों को थोड़ा सा मैं ये जागरूक कोशिश करता हूँ, कहीं कैंपिंग कराता हूँ तो मोबाइल से, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से थोड़ा सा दूर रहें। बस यही मेरा एक मेन उद्देश्य रहता है। डॉक्टर साहब, आप जो कर रहे हैं साइकिलिंग वाला जो मुद्दा है, जो आपका सबसे आदरणीय जज्बा है, उसका उत्तराधिकार क्या आपके बच्चे बन पाएंगे? कोशिश करता हूँ। छोटा बेटा मेरा बड़ा जागरूक है, वो बड़ा स्पोर्टी है, तो वो अभी मैंने पिछले महीने मैंने एक हाफ मैराथन कराई थी और उसमें क्रॉस कंट्री भी 5 किलोमीटर। मैंने उससे कहा था वो चश्मा लगाता है, मैं पीछे दौड़ना, वो कह रहा मैं दौड़ूंगा। मैं कहता एक काम करना, पीछे दौड़ा, धक्के में गिर जाए। वो मैंने देखा वो तो अपने आप इतना अच्छा दौड़ा, उसने टाइमली कंप्लीट की। मैंने कहा अभी मैं 4 तारीख की फिर से कराने की कोशिश कर रहा हूँ, तो उसने कहा जब मैं रहूँ तभी कराना पापा, मैं भी दौड़ूंगा। तो उसमें छोटे वाले मेरे बेटे में थोड़ा स्पोर्टी गुण ज्यादा है और वो कुछ करेगा। आपकी जीवन संगिनी ने कभी ये कहा कि वो भी साइकिलिंग में आपका साथ देना चाहती है? हाँ, अब वो उन्हें भी लगने लगा, क्योंकि हमारे साथ में अभी एक जन थे, उनने ईस्ट टू वेस्ट किया था, नॉर्थ से साउथ किया था, मतलब साइकिलिंग से तो वो उनके 2 बेटे बेटियां बाहर है, काफी रिच पर्सन थे वो, वेस्टवर्णी जी थी। तो उनको देख के हमारी मैसेज को लगा कि यार मैं भी अब आपके साथ साइकिलिंग करूंगी। ये थोड़ा सा आने वाले प्रोजेक्ट में साथ में देखी जा सकती है। वो हमारे साथ मॉर्निंग वॉक पे जाएंगे, वो वॉक करेंगे, मैं रनिंग करूंगा, थोड़ा वो भी उठने लगी है, उसका नहीं मैं भी पूरा सोशल वर्क में भी पूरा मेरा हाथ बटाती हैं। जो भी हमारे हैं वो खुद लायंस क्लब की वो सेक्रेटरी हैं यहाँ पर मेन में, तो उनको भी सोशल वर्क का भी बहुत लगने लगा है मेरी तरह से, और स्पोर्ट्स का भी
जो भी कार्यक्रम मेरे ऑर्गेनाइज होते हैं पूरा वहाँ पे हम करते हैं। संगत का साथ। पूरा तो ये थे डॉक्टर आदित्य साहू, जो अपनी यात्राओं के बारे में तो बता ही रहे थे, साथ में अपनी जीवन संगिनी के बारे में भी अब बहुत निश्चिंत हैं कि वो आने वाले कलों में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे ज़िंदगी गुजारेंगी। बंजारा बीट से बात करने के लिए डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। मुझे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मुझे मालूम पड़ा कि आपका चैनल जो है इस तरह के कार्य जो लोग करते रहते हैं या सोच पर करते हैं उनको आप बड़ा उत्साहित करते हैं। थैंक यू वेरी मच। अरे हाँ, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।